मेरे भाई 37,000 करोड़ का बजट है, 2,000 करोड़ तालीम का है, 3,000 करोड़ हेल्थ का है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश होती है तो घरों में पानी घुस जाता है, रोड पर पानी जमा होता है। आखिर बताओ बीएमसी पर हुकूमत करने वालों, आखिर बताओ जो रुकने बल्दिया बनकर गए, स्टाम वाटर ड्रेन के लिए 1400 करोड़ रुपये मुख्तसस किए गए, कहां गया ये पैसा? किस मोहरी में चला गया, किस ड्रेन में चला गया? मेरे भाई, इस मुंबई के बीएमसी में 21% मुसलमानों की आबादी है, 37,000 करोड़ का बजट है। 21% के लिहाज से कितना बजट मुस्लिम इलाकों में खर्च होना था? 7,770 करोड़ रुपये। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रुकने बल्दिया बुनकर गए, जो पार्टी आज इख्तिदार पर है, चाहे वो शिवसेना बीजेपी हो, आप बताइए कि 21% मुसलमानों की आबादी, क्या 7,770 करोड़ रुपये मुंबई के बीएमसी में उन मुस्लिम इलाकों में खर्च किए गए? नहीं किए गए। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आज वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया को मुंतखब करिए। हम बीएमसी के इजलास में जाकर पहला मुतालबा ये करेंगे कि जिन मुस्लिम इलाकों में 7,770 करोड़ रुपये खर्च होना चाहिए, 37,000 करोड़ का अगर बजट है, 21% मुसलमान अगर रहते हैं, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब मैं अपना पैसा देता हूं बीएमसी को, तो बीएमसी की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम इलाकों में भी उस पैसे को खर्चा किया जाए। चाहे स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, पानी की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा करती है कि 7,770 करोड़ रुपये इंशाअल्लाह ताला बीएमसी के मुस्लिम इलाकों के वार्ड में खर्च किया जाएगा। और आपके मेरी गुजारिश ये है कि बाजी में आपने कई सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनको रुकने बल्दिया बनाया, उनको इख्तिदार से नवाजा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर आपसे दोबारा इल्तिजा कर रहा है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप अपनी पार्टी, अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपनी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट देकर इस पार्टी को कामयाब करिए। अभी हम यहां से आ रहे थे तो रास्ते में हमारे एक सहाफी दोस्त ने हमसे पूछा कि ओवैसी साहब, क्या असेंबली इंतखाबात की तरह यहां पर आपका जादू चलेगा? तो मैंने उस सीनियर सहाफी से कहा, आइए चलकर देखिए, अवाम की मोहब्बत का मुशाहिदा कर लीजिए, लोग खुद बता देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनका कैसा क़ल्बी, रूहानी और एक खूनी ताल्लुक है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्दिया के इंतखाबात की ये पहली रैली है, इसीलिए मैं आप सदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके इलाकों में, आपके वार्ड में मसाइल की अंबार हैं, मसाइल के अंबार हैं। इन मसाइल को अगर आप हल करवाना चाहते हैं तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 37,000 करोड़ का बजट जब बीएमसी का है तो मजलिस लड़कर इंशाअल्लाह ताला 7,770 करोड़ रुपये उन मुस्लिम वार्डों में खर्च किए जाएंगे ताकि उनको एक नया और अच्छी तरीके से वहां पर काम हो सके। वो मसाइल जो बरसों से अलतलब हैं उसको पूरा किया जा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि बीजेपी शिवसेना की हुकूमत है, इख्तिदार इनके पास है रियासत में और बीएमसी में, इतना बड़ा बजट है, मगर पैसा कहां खर्च होता है, अवाम का पैसा कहां इस्तेमाल किया जाता है। आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंबई को आते हैं और 3,500 करोड़ का एक मेमोरियल छत्रपति शिवाजी के नाम का इफ्तिताह करते हैं। हमको उससे इख्तलाफ नहीं है, हमको हरगिज उससे इख्तलाफ नहीं है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंबई को आए थे
और छत्रपति शिवाजी बादशाह के ताल्लुक से बहुत बातें की। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप जब छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कर रहे थे तो क्या आपकी जबान क्यों रुक गई? आप ये क्यों नहीं कह दिए कि शिवाजी के साथ जो आगरा की जेल में जिस शख्स का नाम था, एक शख्स का नाम था मदारी मेहतर। ये मदारी मेहतर कौन था? ये मदारी मेहतर मुसलमान था, याद रखो, जिसने छत्रपति शिवाजी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और शिवाजी से कहा कि आप आगरा के किला से चले जाइए। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम इसका जिक्र नहीं करते। शिवसेना के लोग ये बताते हैं कि मुसलमान दुश्मन थे। बताओ मदारी मेहतर कौन था? और अफसोस तो मुझे ये भी होता है कि कौन थे इब्राहिम खान? इब्राहिम खान शिवाजी के तोप के वो आर्टिलरी सेक्शन के इंचार्ज थे। क्यों नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम? शिवसेना और बीजेपी कहती है, मगर बार बार ये बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान का मसला है। अरे मेमोरियल बनाना है तो बनाओ, मगर ये भी तो देख लो कि तुम्हारी नाक के नीचे मुंबई में जब बारिश होती है तो मुंबई मफलूज हो जाता है। तुम्हारी नाक के नीचे तुम छत्रपति शिवाजी के नाम पे बनाना चाहते हो तो सुनो, क्या तुम जानते शिवाजी ने कहा था कि मेरी फौज किसी किसान के फसल के एक काड़ी को हाथ नहीं लगाएगी। अरे शिवाजी का नाम लेने वालों, आज महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर गया, मगर तुमको उनका दर्द नहीं होता। शिवाजी का नाम लेते यही शिवाजी ने कहा था, क्या कहा था कि मेरी फौज किसानों के फसल को हाथ नहीं लगाएगी। आज बीजेपी और शिवसेना मुसलमानों से नफरत पैदा करने की बात करती है, तो बताओ दौलत खां कौन थे? बताओ शिवसेना बीजेपी प्राइम मिनिस्टर दौलत खां कौन थे? दौलत खान शिवाजी के नेवी के बहरिया के इंचार्ज थे। बताओ बीजेपी संघ परिवार के लोग सिद्दी हिलाल कौन थे? ये सिद्दी हिलाल वही शख्स था जब किले में शिवाजी महबूस हो चुके थे, ये शिवाजी के साथ खड़े होकर लड़ता था और उसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया था, पकड़ लिया था, मगर सिद्दी हिलाल छत्रपति शिवाजी के साथ लड़ता रहा। अरे बताओ वो सूफी कौन था जिसको शिवाजी जिसको मोहब्बत करते थे? याकूब खान था उनका नाम। मेरे अजीज दोस्तों, याकूब बाबा नाम था। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, मगर जब शिवाजी का नाम लेते, अरे शिवाजी ने क्या किया था? कल्याण के नवाब की बहू को उनके सामने पेश कर दिया गया था। पकड़कर किसी फौज में जंग में उस जमाने में पकड़ते थे तो छत्रपति शिवाजी ने कल्याणी नवाब की बहू को देखकर क्या कहा? कहा कि इसको देखकर मेरी मां याद आती है, इसको देखकर मुझे अपनी मां याद आती है। बताओ आज जो लोग दलितों पे से एट्रॉसिटीज एक्ट निकालना चाहते हैं, शिवाजी मकबूल क्यों था? शिवाजी मकबूल इसलिए था कि शिवाजी किसी बादशाह का बेटा नहीं था। शिवाजी मकबूल इसलिए था, ताकतवर इसलिए था, लोग उस पर जान इसलिए देते थे कि शिवाजी ने कमजोर तबकात को अपने करीब किया, दलितों को अपने करीब किया। आज शिवाजी के भक्त महाराष्ट्र से दलित एट्रॉसिटी एक्ट को निकालना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कैसे शिवाजी के भक्त हैं ये लोग, ये कैसे भक्त हैं शिवाजी के। और एक अखबार के एडिटर ने तो बहुत ज्यादा ही कह दिया था। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तारीख को जानती है। मैं बहुत जानता हूं तारीख को, इतना ज्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि किसी शिवसेना, आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के वजीर आजम से ज्यादा तारीख को जानता हूं और कभी भी किसी भी वक्त उनके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज महाराष्ट्र की तरक्की रुक गई है,
मुंबई शहर की तरक्की रुक चुकी है, मगर 3,500 करोड़ का मेमोरियल बनाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर छत्रपति शिवाजी आज जिंदा होते तो नहीं मालूम इन लोगों का क्या हाल करते जो उनका नाम लेकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनका नाम लेकर ये अवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को जाते हैं, जुमे के दिन कानपुर में जलसे का परमिशन दिया जाता है और 3 घंटे पहले समाजवादी पार्टी की हुकूमत कानपुर के जलसे का परमिशन कैंसिल कर देती है। अजीब बात है इन लोगों की कि मैं कानपुर गया, वहां पर जुमे की नमाज अदा किया और वहां के जिले इंतजामिया के जिम्मेदार को फोन करके कहा कि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, आपने मेरा परमिशन कैंसिल किया था, मगर मैं आज कानपुर में आया हूं और आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी तारीख का ऐलान करेगा, असदुद्दीन ओवैसी आएगा, किसी की मां नहीं जनेगी मुझे कानपुर में जाने रोकने से। तो जिले इंतजामिया के जिम्मेदार ने कहा, मिस्टर ओवैसी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा 65 साल मैंने तुम्हारी बातों को सुनकर खामोश रहा, आज 70 साल के बाद हम आज बोल रहे हैं और तुमको सुनना पड़ेगा और इतना सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी नस्लों को सुनना पड़ेगा। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले। उत्तर प्रदेश में जलसा नहीं कर सकते? क्या उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की बाप की जागीर है कि हम उत्तर प्रदेश में जलसा नहीं कर सकते? लखनऊ में जलसा करते हैं तो बड़ी मुश्किल से परमिशन दिया जाता है, शोहरतगढ़ में जलसा करने जाते हैं तो रास्तों में पुलिस रोककर हमारी गाड़ी को चेक करती है। एक जगह पर हमारी गाड़ी को रोककर चेक कर रहे थे, मैंने कहा क्या देख रहे हो? बोले कि नहीं सर चेकिंग करना है। मिला चेक कर लो, क्योंकि ना तो मेरे पास RDX है, ना मेरे पास AK-47 है, ना मेरे पास मित्रों की तरह 2000 की नोट है, ना मेरे पास पैसा है। देखो मेरी गाड़ी। पार्टियों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपने हमारे लिए क्या किया? क्या किया आपने हमारे लिए? 15 साल का इख्तिदार रहा कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, बताइए तुमने हमारे लिए क्या किया? कौन से फलाही इक़दामात किए? कौन से इलाकों में तरक्याती काम अंजाम दिए गए? मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आज वक्त आ चुका है। मैं खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों से कहना चाह रहा हूं कि ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, कल तुम्हारा सूरज निकलने वाला है। नौजवानों, तुमको अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से फैसला करना पड़ेगा और तुमको अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं यहां पर नहीं इसलिए नहीं आया हूं कि अपनी लीडरशिप को मनवाऊं, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुंबई में, बैतुल्ला में, नागपाड़ा में, BMC में, गोवंडी में, हर जगह पर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन से बेहतरीन लीडर पैदा हो जाए ताकि कौम और मिल्लत की एक सही रहनुमाई हो सके। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि तुम लीडर बनो, तुम आगे बढ़ो। हम कब तक इन नाम निहाद पार्टियों का साथ देते रहेंगे? ये बार बार आकर हमको डराते हैं कि देखो बीजेपी शिवसेना। अरे कौन है बीजेपी शिवसेना? कहा कि मैका लाल है, ये लोग क्या कर लेंगे, किसका बिगाड़ लेंगे? हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। कोई कानून बीजेपी शिवसेना के लिए अलग या मेरे लिए अलग नहीं है, कानून सबके लिए है। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, मेरे कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 65 साल डर डर कर, घुट घुट कर जिंदगी गुजारते हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। जरूरत इस बात की है नौजवानों कि हमको अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है। तो वजीर आजम रियाद में एक तोप को देखे, तोप को आगे पीछे राउंड मारे, उसके देखकर फिर एक सऊदी शेख खड़ा हुआ था, उससे पूछे ये कितना दूर फेंकती?